गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला का आज हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है, यानी भारत की जो प्रारंभिक भाषा है वह संस्कृत भाषा है। जितने भी ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ भारत में मिले हैं वो सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, इसलिए संस्कृत भाषा को भारत की प्राचीनतम भाषा माना जाता है। यह भाषा हिंदी भाषा की जननी भी है, यानी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, इसलिए इन दोनों भाषाओं में, हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में समानता देखने को मिलती है। वर्ण, अब आता है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण आप लोग हिंदी में पढ़ चुके होंगे। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा है किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध यानी जब हम अ के बाद आ के बाद ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ, औ, अह, इस तरह से लिखते हैं। एक के बाद एक क्रम से लिखते हैं और फिर क से ज्ञ तक हम क्रम से लिखते हैं, तो उसे हम क्रमबद्ध कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में भी समानता देखने को मिलती है। जो संस्कृत की वर्णमाला है लगभग उसी प्रकार हिंदी की भी वर्णमाला है। आप लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ चुके हैं और दोनों की लिपियां, संस्कृत भाषा की लिपि और हिंदी भाषा की लिपि समान है, यानी संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। वर्णों से ही शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। जब हम वर्ण को आपस में जोड़ते हैं और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। और जब कई शब्द आपस में मिलते हैं और उसका एक अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ निकलता है, तो उसे वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। संस्कृत वर्णमाला में को 3 भागों में बांटा गया है। जो वर्ण होते हैं उनके 3 भाग हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। अब हम इन तीनों का क्रम से अध्ययन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम स्वर कहते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। आप लोग हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर पढ़े हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, जबकि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। इनकी संख्या है 13। ये है अ, आ,
ई उ ऊ री 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 ए ओ और औ। यह 13 स्वर है जो संस्कृत वर्णमाला में पाए जाते हैं। अ आ इ उ री री ए ओ औ। इन स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? आप लोग इसे भी पढ़ चुके हैं हिंदी में। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में भी 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? 3 जो भाग हैं व्यंजन के, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा जो भाग है व्यंजन का वह है ऊष्म व्यंजन। तो ये जो 33 व्यंजन है इनको 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजन को उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भाग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 25। हिंदी वर्णमाला में कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सभी वर्गों में 5-5 व्यंजन हैं। ये है क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ,
ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ग है। क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग है, इसको कंठ कहा जाता है। इनका उच्चारण जब करते हैं तो हमारे कंठ से उच्चारित होता है। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग को तालव्य कहा जाता है, क्योंकि जब हम च वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो तालु से आवाज निकलता है। जैसे हमारी जो जीभ होती है वो तालु को स्पर्श करती है, छूती है। क वर्ग को कंठ, जैसे जब क वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कंठ से आवाज निकलती है। यहाँ जो हमारे मुख के अंदर का जो भाग है वहां से, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो कंठ से आवाज निकलती है। दूसरा च वर्ग है। च वर्ग को हम का जो उच्चारण होता है वह तालु से होता है। इसको हम तालव्य कहते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वह हमारी तालु को, ऊपर वाला जो मुख का भाग होता है उसको तालु कहते हैं, उसको स्पर्श करती है, छूती है। जैसे च, छ, ज, झ, य, तो ये तालु को स्पर्श करती है। दूसरा है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो मूर्धा से आवाज निकलती है। मूर्धा किसे कहा जाता है? जीभ के अंदर जो भाग होता है, यहाँ से जो शुरू होता है भाग, उसको मूर्धा कहा जाता है। तो जब हम ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं, व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। हमारी जो जीभ है वो पीछे की तरफ मुड़ती है और मूर्धा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट आपका है त वर्ग। त वर्ग को दंत कहा जाता है। इसको दंत कहा जाता है क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वह हमारे दांतों को स्पर्श करती है, दांत को छूती है। जैसे जब आप उच्चारित करेंगे त, थ, द, ध, न, तो आप देख रहे हैं हमारी जो जीभ है वो दांत को छूती है। लास्ट आपका है प वर्ग। प वर्ग को ओष्ठ कहा जाता है। क्योंकि जब हम प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों जो ओठ हैं वो एक दूसरे को छूते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म। आप जब उच्चारित करेंगे तो हमारे दोनों जो लिप्स हैं, ऊपर और नीचे वाले जो ओठ हैं, एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ कहा जाता है। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन हिंदी वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 25 है। हिंदी वर्णमाला में भी स्पर्श व्यंजन 25 ही है। और स्पर्श व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के विभिन्न भाग एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजनों के बीच में होते हैं, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यानी इनको अंत मीन्स होता है बीच में, स्थ मीन्स होता है स्थित होना। ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, इसीलिए
इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये ना तो पूरी तरह स्वर ही होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जो तीसरा व्यंजन है वह है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो जो हवा होती है वह मुख के अंदर ही घर्षण करती है, रगड़ खाती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। ये है श, स, ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे श, स, ह, तो इनका उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो मुख के अंदर ही ऊष्मा उत्पन्न करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी 4 होती है। इस तरह से ये कुल मिला के 25 + 4 + 4 टोटल 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इसको एक बार घर पे बुक में दिया हुआ है पढ़ेंगे ध्यान से, और जो शेष है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अयोगवाह है, अयोगवाह संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।